हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। यस, तो कल जो भी हुआ हमारा माइक का इशू था और बहुत ज़्यादा इशू था। थोड़ा बहुत होता तो डेफिनेटली मैं उसको मतलब केटर कर लेती, पर बहुत ज़्यादा था, सो आई हैड टू कैंसिल द क्लास। यस, हाँ जी। आज कोई 360 वाला तो आ गया है भाई। यू गाइज इरिटेट मी, यू नो दिस थिंग, यू गाइज इरिटेट मी। एंड मेरे पास अब उसका केवल एक ही सोल्यूशन है, दैट आई इमीडिएटली ब्लॉक यू, दैट इज इट। ठीक है। और बीएम अगर अभी देख रहे हैं लेक्चर को तो आप इस चीज़ को सुन लो। जो भी 360 आर्मी डिग्री जो भी टाइप कर रहा है, ये फिर आगे उमेर। उमेर, मैंने आपका नाम भी पढ़ लिया। आपको लगा कि आप बच जाओगे, नहीं बचोगे, सॉरी। बिकॉज अब मैं अपना टॉलरेंस कुछ चीज़ों को लेके बिल्कुल ख़त्म करूंगी। यू गाइज आर चेकिंग माई पेशेंस। पेशेंस बेटा इतना तो मैं अपनी औलाद का नहीं जल्दी। हाँ, नहीं, जो ज़रूरी है एक्शन वो लेना पड़ेगा। बिकॉज आप लोगों को लगता है कि ऑनलाइन है तो आप कुछ भी बोलोगे एंड आई बेयर एनीथिंग। आई एम सो सॉरी। यस, 360। ये लो, 1 मिनट और आ गए। हेलो, पूनम, जो भी यहाँ पे 360 या डिग्री या ये सब टाइप करे, आई वॉन्ट देम टू बी ब्लॉक्ड इमीडिएटली प्लीज। एक ये गौतम है, कोई GOUTAM, ठीक है, GOUTAM गौतम करके है। एक कोई उमेर है, UMAIR। ये तो मैं जल्दबाजी में देख पाई हूँ कमेंट्स। आई वॉन्ट देम टू बी ब्लॉक्ड इमीडिएटली इन माई क्लास, नॉट फॉर टुडे बट फॉर एवर। बैच शुरू है, मुझे साल भर के लिए ब्लॉक चाहिए मेरी बैच में, प्लीज। और आप इस चीज का ध्यान रखो, जब आप क्लास में हो तो मतलब जब मेरी क्लास चलती है थोड़ा सा आप प्लीज कमेंट्स पे ध्यान रखो प्लीज, है ना। ओके, थैंक यू। तो इफ यू गाइज आर चेकिंग माई पेशेंस, आई एम सो सॉरी। मैं पेशेंस अपनी औलाद के लिए भी नहीं दिखा पाती। 3 साल का है वो। नो उमेर खान प्लीज, देयर इज नो पॉइंट ऑफ सेइंग सॉरी। मैं तुम लोगों की ना नस्ल अच्छे से जान चुकी हूँ। तुम लोग क्यों आते हो क्लास में, आई अंडरस्टैंड। और फिर ना तुम लोग लास्ट में रोते हो, है ना। तुम लोगों ने आज भी क्लास वहीं से शुरू की है जहाँ पे मैंने कल खत्म की थी, ठीक है। तुम लोग फिर लास्ट में रोते हो। मेरे पास लिटरली बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं। मैं तुम लोगों को अब नंबर नहीं बता सकती, लेकिन बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम हमने इस साल में ये गलती की है। मैम अगर हमने अच्छे से पढ़ाई की होती तो मैम हमारा अच्छे से निकल जाता, अब हमें रिग्रेट हो रहा है। तो मैं उनको सिर्फ यही बोल रही हूँ, मेरे पास भी क्योंकि बोलने को कुछ नहीं है, कि जब ये बात हम तुम लोगों को बैचेस के साथ समझाते तब तुम लोगों को समझ में नहीं आता है। तुम लोगों को अपना साल बर्बाद करने के बाद समझ में आता है, कुछ नहीं कर सकते। चलिए, तो मानव जनन हमारा टॉपिक, मतलब हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसका आज है लेक्चर नंबर 7। और कल हमने युग्मक जनन शुरू कर दिया था, बट जस्ट डोंट वरी, मैं वापस से स्टार्ट करूंगी इसको। चैट को हम करेंगे ऑफ कोर्स, आई डोंट वांट टू गेट इरिटेटेड एनीमोर। यस, चलिए। तो हमने ये देखा था कल कि युग्मक जनन, जिसको कि हम गेमिटोजेनेसिस भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, गेमिटोजेनेसिस। वासु, आई हैव ऑर्डर्ड दैट steering wheel for you. Go and bring that. Yes, and play with it. Don't try to disturb me, okay? So होता क्या है युग्मक जनन बेटा? युग्मक जनन का मतलब होता है युग्मकों का निर्माण, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है ये आप लोगों ने कल लिख लिया होगा, तो अभी लिखना नहीं है, अब सिर्फ समझ लो। युग्मकों का निर्माण, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स, ठीक है। और ये गेमीट्स या युग्मक होते क्या हैं? तो अगर हम युग्मकों की बात करें बेटा, युग्मक कौन कौन से हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे आपके नर में, ठीक है। कल मैंने नर लिखा था, ब्रैकेट में साइन लिखा था, लेकिन अब आप बड़े हो रहे हो, अपने आप को ये चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके एड ऑन हो जानी चाहिए, कि कहीं पर भी अगर मेल आपको मेंशन करना है, नर मेंशन करना है, तो यू हैव टू मेंशन दिस साइन, ठीक है। और कहीं पर भी आपको फीमेल या मादा लिखना है तो उसके लिए हम वो सर्कल और उसके नीचे प्लस साइन लगाएंगे, ठीक है ना। तो युग्मक होते क्या क्या है मेल और फीमेल्स के केस में, पहले तो आपको वो पता होना चाहिए। यस, तो नर में और मादा में कौन कौन से युग्मक होते हैं? नर में जो युग्मक होता है बेटा उसको हम शुक्राणु कहते हैं, जस्ट वेट, सिट देयर, स्पर्म्स। और मादा में जो युग्मक बनता है उसको हम अंडाणु कहते हैं, इसे हम ओवम भी कहते हैं, एग
भी कहते हैं और ऊटिड भी कहते हैं। तीनों एक ही चीज है। ओवम भी अंडाणु है, एग भी अंडाणु है और ऊटिड भी अंडाणु है। तीनों आर सेम, कोई इसमें अंतर नहीं है। ठीक है, अब इसमें बेटा शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया है इसको हम शुक्र जनन कहते हैं या स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। और अंडाणु बनने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं अंड जनन या I'll open it, just wait. oogenesis। यहाँ तक किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि कल भी हम ये चीज पढ़ चुके थे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ जी, वॉइस में आज भी इशू है? आज भी वॉइस में इशू आ रहा है? आना तो नहीं चाहिए। यहाँ पर इसको लगा लो, वॉल में माउंट कर लो। नहीं होगा। हाँ जी, क्लियर है ना? चलिए, यहाँ तक सबको क्लियर है। चलो, इसके बाद बेटा हमने देखा था कि जो युग्मक जनन होता है वो 3 चरणों में होता है। ठीक है, युग्मक जनन जो होता है वो 3 चरणों में, 3 फेजेस में या 3 स्टेप्स में होता है। ठीक है, और कौन कौन से थे बेटा वो 3 चरण? सबसे पहला था बेटा आपका क्या बोलेंगे, गुणन अवस्था, जिसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, सबसे पहला क्या हो गया आपका गुणन अवस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, दूसरा आता है बेटा आपका वृद्धि अवस्था, जिसे हम बोलते हैं ग्रोथ फेज। और तीसरी जो अवस्था होती है बेटा वो होती है आपकी परिपक्वन अवस्था, या इसी को हम बोल देते हैं मैच्योरेशन फेज। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? गुणन अवस्था में क्या होता है बेटा, संख्या बढ़ती है, इसमें गुणा होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या बढ़ती है। वृद्धि अवस्था में साइज बढ़ता है और परिपक्वन अवस्था में उनका एक्चुअल जो गेमीट्स बन रहे हैं, चाहे शुक्राणु बन रहे हो नर में, चाहे अंडाणु बन रहे हो मादा में, वो उनका फॉर्मेशन होता है आपका परिपक्वन अवस्था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, एक एक करके अब हम इनके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम शुक्र जनन पढ़ेंगे। बस थोड़ा साइड हो जाओ बेटा, यहाँ पर डिस्टर्बिंग नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे शुक्र जनन की, जिसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर बताऊंगी। जब जब ये टॉपिक पढ़ाएंगे हम तब तब इसके बारे में जिक्र करेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस से आपके 2026 में क्वेश्चन आया है डायरेक्ट, जो अभी मैं पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, शुक्राणु का परिपक्वन कितना है, अभी दिलकुश में पूरा एक बार पढ़ा लूँ, मैं सब कुछ जब बता दूंगी। उसके बाद अगर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए, फिर अगर आपको लगता है कि मैडम ये वाला चीज मुझे नहीं समझ में आया, ये पर्टिकुलर चीज आपने नहीं बताई है, तो आप मुझसे पूछो। अब जब तक बेटा मैं पढ़ा रही हूँ उस पर्टिकुलर टॉपिक को, तो मुझे पढ़ाने दो ना। पेपर लीक का ऋषभ अभी तक कोई सबूत नहीं आया है सामने। ठीक है, कोई भी पुख्ता सबूत नहीं आया है। ये जो वीडियो चल रहा है इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पर लीक हुआ था वो वाला, वो बेटा मुझे तो ओरिजिनल नहीं लग रहा है, बिकॉज उसमें काफी चीजें, देखो आजकल एआई का जमाना है, इंसान को असली बना दे रहे हैं। तो वो तो एक वीडियो है, मतलब एक पेपर ही छापना था। तो मुझे मतलब पर्सनली स्पीकिंग अभी तक मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो एक्चुअल वीडियो है। ठीक है, देखते हैं बाकी। ठीक है, चलो। मैम क्लास नहीं आई कल, तो बेटा कोमल इसीलिए नहीं आई थी ना, बिकॉज इशू इतना ज्यादा था कि आप लोगों को जब साउंड ही क्लियर नहीं था, तो उस वीडियो को हमने हटवा दिया। ठीक है, कि हम वापस से पूरा पढ़ा देंगे।
कोई मुझे पढ़ाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ मुझे फालतू के कमेंट्स आई कैन नॉट बेयर। आई एम सो सॉरी, मैं आप लोगों के फालतू के कमेंट्स क्लास में बेयर नहीं कर सकती हूँ। पढ़ाने से रिलेटेड मुझे कभी इशू नहीं था, ना है। ठीक है, चलो। तो शुक्र जनन में बेटा हमने देखा था कि आपके वृषण के अंदर 200 से 250 वृषण पालियां होती हैं। ठीक है, वृषण पाली का हमने अलग से डायग्राम देखा था। वृषण पालिका के अंदर हमने देखा था, हर एक वृषण पालिका के अंदर किसी के अंदर 1, किसी के अंदर 2, तो किसी के अंदर 3 क्या थी, शुक्रजनक नलिकाएं थी। क्या थी इसके अंदर, शुक्र जनन नलिकाएं। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको हम, सेमिनिफेरस टिब्यूल। सुना सुना लग रहा है कि सुना सुना लग रहा है, यहाँ तो कुछ ऐसा तो नहीं जो हमने कभी पढ़ा नहीं है। और मैं आपको पहले दिन से बोल रही हूँ बेटा, जब भी हमें अगली क्लास में आना है उससे पहले हमें पिछली क्लास को देख करके आना है। ठीक है, एंड बिलीव मी अभी आपका सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास भरपूर समय है पिछले 6 लेक्चर्स को रिवाइज करने का। वॉइस बहुत लो है भाई, मैं सीरियसली यार, मेरे सिस्टम में तो नहीं आ रही है लो, फिर भी हाँ जी, फिर भी बेटा मैं एक बार बता देती हूँ। हाँ 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 हाँ, सिस्टम में तो क्लियर है बस, फिर भी मैं एक बार देख लेती हूँ, जस्ट वेट। चलो कोई नहीं, सब सही है, कोई नहीं, हम एक बार बोल देते हैं। कल का क्लास शो नहीं होगा बेटा, क्योंकि अभी दोबारा से पढ़ा रही हूँ। एक बार वॉइस देख लेना मुकेश जी, कम है क्या, बढ़ा दो थोड़ा सा। मैम वॉइस सही है मैम। तो ये स्पैम कर रहे हैं। हाँ ठीक है, मैम, थैंक यू। अगर वॉइस आप थोड़ी भी बढ़ाएंगे ना तो फिर वो भर रहती है फिर वॉइस। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात, थैंक यू। ठीक है, चलिए अब इसी शुक्र जनन नलिका को हम बेटा अलग से हाईलाइट करके देखेंगे, है ना। हमने देखा था इसके अंदर आपकी सर्टोली कोशिकाएं होती हैं, इसके अंदर आपकी जर्म कोशिकाएं होती हैं। तो इस शुक्र जनन नलिका को बेटा जब हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये हो गया बेटा आपका, अपन ना जगह नहीं बचती है, क्या करूं, लाइक इट बेबी, enjoying, yes, where's the car, it will come tomorrow। तो इसके अंदर बेटा आपकी जर्मिनल एपिथेलियम होती है, जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया या जर्म कोशिकाएं कह देते हैं। ये बेटा आपकी सरल घनाकार कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं आपकी, सरल घनाकार कोशिकाएं। ठीक है, उसमें सेल डालेंगे। तो ये बेटा हो गई आपकी स्पर्मेटोगोनिया, जिनको हम जर्म कोशिकाएं भी बोलते हैं। ठीक है, इनको हम जर्म सेल्स या प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स भी बोल देते हैं, पीजीसीज। ठीक है ना, चलिए। तो सबसे पहले इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, इन्हें हम जानते हैं स्पर्मेटोगोनिया या जर्म कोशिका। ठीक है, अभी हिंदी हिंदी लिखते हैं, इंग्लिश में आपको बाद में अलग लिखूंगा, जगह नहीं बचेगी ना। ये जो कोशिकाएं होती हैं बेटा, इनके अंदर होता है माइटोसिस, जिसे हम बोलेंगे समसूत्री विभाजन। ठीक है, इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर होता है माइटोसिस, जिसे हम बोलते हैं समसूत्री विभाजन। ये हम कल पढ़ चुके थे। ठीक है, माइटोसिस, माइटोसिस के चलते बेटा आपको पता है कि एक कोशिका डिवाइड करके 2 कोशिकाएं बनाती हैं, एंड मेन पार्ट इसको हमने बोला है समसूत्री। सम मतलब बराबर और या एक जैसे, और सूत्र मतलब गुणसूत्र की बात हो रही है। ठीक है,
तो आपके जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं बेटा ये 2n होते हैं। 2n मतलब इसमें गुणसूत्र की संख्या जो है वो 46 होती है। 23 × 2, ठीक है। 23 शुक्राणु में होते हैं, 23 अंडाणु में होते हैं, दोनों को मिलाकर के 46 ऐसा, ठीक है। छोड़ दो, अभी जितना लिख रही हूँ उतना ही समझो, ठीक है। जो समसूत्री विभाजन होता है बेटा, समसूत्री विभाजन के चलते ये जो कोशिकाएं बनती हैं, ये 2 तरीके की कोशिकाएं बनती हैं। कल मैंने आपको 3-3 बना करके दिखा दी थी, अभी हम 1-1 बना रहे हैं। गलत नहीं है, 3-3 भी बनाई थी, वो भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। इनमें एक बनती है बेटा आपकी टाइप 1, ऐसे नहीं करो, या टाइप ए, ठीक है, और दूसरी बनती है बेटा आपकी टाइप बी। जो टाइप बी कोशिकाएं होती हैं बेटा, ये जो आपकी टाइप बी कोशिकाएं हैं, ठीक है, एक हो गई टाइप ए, ठीक है, और दूसरी हो गई आपकी टाइप बी। जो आपकी टाइप बी सेल्स हैं बेटा, ये टाइप बी सेल्स एंटर करती हैं आपके वृद्धि अवस्था में, ठीक है। टाइप बी सेल्स एंटर कर जाती हैं आपके वृद्धि अवस्था में। किसमें एंटर कर जाती हैं ये एंटर करती हैं वृद्धि अवस्था में। वृद्धि अवस्था जिसे हम बोलेंगे ग्रोथ फेज, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम, ग्रोथ फेज, ठीक है। और जब ये ग्रोथ फेज में एंटर करेंगी बेटा तो इनका साइज बढ़ जाएगा, इनका साइज बढ़ जाएगा। जो टाइप ए होती हैं बेटा, ये वापस से गुणन करती रहती हैं, ठीक है, इनमें माइटोसिस होता रहता है, ठीक है, यहाँ पर गुणन होता रहता है, और यही कारण है कि इस वाले फेज को हम गुणन अवस्था बोल देते हैं, या हम इसको मल्टीप्लिकेशन फेज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम इसको, गुणन अवस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज। यस, यहां तक समझ में आया कि नहीं? कल मैं आपको यहां तक पढ़ा चुकी, वैसे तो मियोसिस 1 भी बता दिया था, लेकिन यहां तक कोई प्रॉब्लम अभी नहीं बेटा, आफ्टर क्लास। ये हो गए आपके जर्म सेल्स, जिनको हमने स्पर्मेटोगोनिया बोल दिया या जर्म कोशिकाएं बोल दिया, ठीक है। ये आपके 2n है, 2n मतलब जिसमें गुणसूत्र की संख्या 46 है, ठीक है। अब इनमें बेटा समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, माइटोसिस होता है। समसूत्री विभाजन के चलते कोशिकाएं अपना गुणन करती हैं। समसूत्री विभाजन में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं ना। एक सेल में माइटोसिस होगा 2 बन जाएंगे, उनमें माइटोसिस होगा 4 बन जाएंगे, उनमें माइटोसिस होगा 8 बन जाएंगे, उनमें माइटोसिस होगा 16 बन जाएंगे। तो कोशिकाओं की संख्या जो है वो बढ़ती रहती है माइटोसिस में, ठीक है। और क्योंकि बेटा वो समसूत्री विभाजन है तो गुणसूत्र की संख्या भी सेम रहती है। तो यहाँ पर ये जितने भी सेल्स बन रहे हैं इन सबके अंदर गुणसूत्र की संख्या जो होती है बेटा वो क्या होती है, सेम, 2n। जब ये सेल्स आपके माइटोसिस करके विभाजन करते हैं, उसके चलते बेटा 2 तरीके के स्पर्मेटोगोनियाज बनते हैं। यशी ये तो हमने कल पढ़ लिया था ना, ठीक है। 2 तरीके के स्पर्मेटोगोनियाज बनते हैं, अमरजीत पढ़ लो बेटा। एक बनते हैं आपके टाइप ए, दूसरे बनते हैं आपके टाइप बी। टाइप ए अभी भी गुणन कर रहे हैं, लेकिन जो टाइप बी होते हैं बेटा ये एंटर कर जाते हैं वृद्धि अवस्था में, और वृद्धि अवस्था में एंटर करने के बाद इनका साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होने की वजह से बेटा इनको हम क्या बोल देते हैं, प्राथमिक शुक्र जनन कोशिकाएं, या इन्हें हम बोल देते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बोल देते हैं इनको हम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। समसूत्री विभाजन से बने हैं तो गुणसूत्र की संख्या सेम रहेगी, और ये बेटा 2n ही रहेंगे, ठीक है। हाँ मैडम, नीट में ये नहीं आएगा मैडम किस दिन ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, किस दिन मैडम एकदम ही बदसूरत लग रही थी, किस दिन मैडम की जुल्फें खुली थी, किस दिन मैडम ने सर धोया था, ऐसा कभी नहीं पूछते यार। मैं इंपॉर्टेंट तो बता देती हूँ कि यहाँ से आएगा, यहाँ से फंसेगा, यहाँ से फंसा है, और वो आ भी जाता है। इस साल तो बहुत ही खतरनाक हो गया, ठीक है। लेकिन उसमें मैं 100% श्योर नहीं होती हूँ कि आएगा ही आएगा, पर क्या नहीं आएगा उसमें मैं 200% श्योर होती हूँ, ये कभी नहीं आएगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स नॉट फोकस ऑन माय ब्यूटी, ठीक है, लेट्स फोकस ऑन द टॉपिक प्लीज। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया किस तरीके से आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने,
प्राथमिक शुक्रजनन कोशिकाएं बन गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये जो आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, इनके अंदर होता है मियोसिस 1। ये एंटर करते हैं अर्धसूत्री विभाजन 1 में। किसमें एंटर करते हैं? अर्धसूत्री विभाजन 1, जिसको हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, या इसको हम बोल देते हैं मियोसिस 1। ठीक है, नाम ही है बेटा अर्धसूत्री विभाजन, मतलब इसमें गुणसूत्र की संख्या जो है वो आधी हो जाएगी। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो आपकी कोशिकाएं बनेंगी, इनको हम बोल देंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे बेटा? इनको हम बोलेंगे द्वितीयक शुक्रजनन कोशिकाएं या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, द्वितीयक शुक्रजनन कोशिकाएं। और क्योंकि बेटा यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस 1 हो गया है, तो यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाएगी। आधी होने की वजह से इनमें गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी? n। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पीजीसीज लिख देंगे, खुशी अभी मैं आगे लिखूंगी। यहाँ पे इंग्लिश वाली जगह नहीं है ना, तो फिर कुछ की लिखूं कुछ की ना लिखूं, तो थोड़ा क्या लिख दूं? डाउट बाद में देख लो अमित, कुछ पढ़ा लूं पहले। तुम्हारे तो डाउट कभी रिप्रोडक्शन में खत्म ही नहीं होंगे। तुम्हारा बस चले तो हम यहाँ पे तुम्हें दिखाई दें बच्चा कैसे पैदा होता है। अब इतने डाउट्स तो बेटा इस लेवल पे जाके नहीं क्लियर कर सकते अभी तुम्हारे। ठीक है ना? हाँ, तो पहले मुझे पढ़ा लेने दो, देन आई कैन चेक योर डाउट्स। आते ही अगर मैं डाउट्स चेक करने लग गई तो 2 घंटे सिर्फ डाउट्स ही देख पाएंगे, और तब भी हम लिख के देते हैं लैला, हम सबके डाउट्स सब भी नहीं क्लियर कर पाएंगे, है ना? जीनिया बोल रही मैम वॉइस लो है। सच में जीनिया यार, सच में नहीं आ रही है, सिस्टम में वॉइस लो नहीं आ रही है। सामने जो स्टूडियो पर्सन देख रहे हैं वो भी बोल रहे हैं मैम वॉइस लो नहीं है। ठीक है, और तीसरा बेटा, अगर ज्यादा हम वॉइस बढ़ाएंगे तो वो कल की तरह आवाज फटने लग जाएगी। ठीक है, प्लीज कोऑपरेट। थोड़ा अपने फोन में साउंड बढ़ाओ, ईयरफोन्स लगाओ, सो दैट इट विल बी मोर क्लियर। रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के। तुम्हारी विश लिस्ट कभी खत्म होती है कि नहीं होती है? ईयरफोन्स चाहिए मुझे। हाँ, डन यहां तक? चलो, अब बेटा ये जो आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने हैं या द्वितीयक शुक्रजनन कोशिकाएं बनी हैं, इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में होता है मियोसिस 2। ठीक है, ये एंटर करते हैं किसमें? ये एंटर करते हैं आपके मियोसिस 2 में। ठीक है, या अर्धसूत्री विभाजन 2 में। दोनों एंटर करेंगे भाई साहब। ठीक है, दोनों के दोनों एंटर करेंगे मियोसिस 2 में। और जब ये दोनों मियोसिस 2 में एंटर करेंगे तो जो नई कोशिकाएं बनेंगी, इन्हीं को हम बोल देते हैं शुक्राणु रसू। ठीक है, और इतना तो आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि जो आपका मियोसिस 2 होता है, ये समसूत्री विभाजन होता है। इसमें गुणसूत्र की संख्या सेम रहती है। तो यहाँ पर बेटा जो सेल्स बनेंगे, इनको हम बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। ठीक है, शुक्राणु रसू, और ये भी एन होते हैं। वासु मैंने गिर जाना है अभी। आप मेरा बेटा जाओ सोफे पे प्ले कर लो ना, जाओ इसको सेंटर टेबल पे स्टिक करके फिर उसको स्टीयरिंग व्हील को घुमाओ। जाओ, गो 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 फर्स्ट। तो जाओ हॉल की जमीन पे जाओ, एक बार स्टैंड अप हो जाओ, ये मुझे सही करने दो। नाउ टेक योर स्टीयरिंग व्हील, गो। ओह, टूट जाएगा। इसको पापा की कार में लगा देंगे, ओके, विंडो पे। एंड दूध पी लेना। डन डन। हाँ, क्लियर है यहाँ तक? अमरजीत मैं गुस्से में नहीं हूं भैया, पढ़ लो। डन। चलो, अब ये जो आपके स्पर्मेटिड्स बनते हैं, इनसे डिफरेंशिएट मतलब ये मॉडिफाई होते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से रूपांतरित होते हैं टू फॉर्म स्पर्म्स। तो जब ये रूपांतरित होते हैं, टूट जाएगा वासु, गिर जाएगा। तो जो संरचना बनती है, इसी संरचना को हम बोल देते हैं शुक्राणु
स्पर्म्स। ठीक है, ये क्या बन गए आपके, ये बन गए शुक्राणु, और इनमें भी गुणसूत्र कितने हो गए। ठीक है मैम, बाय, वॉइस वॉइस प्रॉब्लम है। अवे फ्रॉम बायो, आए आए आए, पापा ये बना लो एज इट इज जल्दी। सेल साइकिल का डायग्राम रिवाइज करवा दीजिए हितेश। ठीक है, हेलो, ये वॉइस इशू आ रहा है क्या पूनम? तो बच्चे इतना क्यों लिख रहे हैं? मेरे सिस्टम में भी सही आ रही है, मुकेश भी बोल रहा है सही है, बस देखते हैं। चलो चलिए, क्लियर हो गया बेटा? यस, क्लियर है। अब ये जो प्रोसेस होता है, अब इस साल तो 2026 में ये क्वेश्चन आ गया कि किसमें मियोसिस 1 होता है, किसमें मियोसिस 2 होता है, यही आया था ना क्वेश्चन, यही आया था ना क्वेश्चन, उठा के देख लें वापस से। हाँ, कि आपका जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं उनमें माइटोसिस होता है, फिर स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं वही वृद्धि अवस्था में जाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं जिनके अंदर मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 1 होने के चलते सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस 2 होता है, और मियोसिस 2 होते ही बेटा स्पर्मेटिड्स बनते हैं। स्पर्मेटिड्स में डिफरेंशिएशन होता है जिससे कि स्पर्म्स बनते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है बेटा डिफरेंशिएशन वाला, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, अच्छा ये पूरा जो है ये पूरा आपका विभेदन है। इस प्रोसेस को, शुक्राणु प्रसूति से शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया है, इसको बेटा हम बोलते हैं शुक्राणु जनन। गॉड ब्लेस यू। स्पर्मियोजेनेसिस। और ये बेटा जो क्वेश्चन है स्पर्मियोजेनेसिस वाला, ये पिछले सालों में अगर हम बात करें 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। So I'm making double star over here. स्पर्मियोजेनेसिस, अच्छा ये पूरी प्रक्रिया, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्राणु प्रसूति से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं शुक्राणु जनन या स्पर्मियोजेनेसिस। समझे या नहीं? क्या कहते हैं? स्पर्मियो, नीट में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस अलग अलग है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब ये पूरी प्रक्रिया जिसमें स्पर्म्स बन रहे हैं, लेकिन स्पर्मियोजेनेसिस शुक्राणु प्रसूति से शुक्राणु। अब एक बच्चा पूछ रहा है मैडम शुक्राणु प्रसू क्या है? मंजू, यस, शुक्राणु प्रसू बेटा एक नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल जिसमें गुणसूत्र आधे हैं, लेकिन शुक्राणु तो आप सबने देखा है, शुक्राणु तो आप सबने, शुक्राणु तो ऐसे होते हैं ना जिसमें एक पूंछ भी होती है ना? तो नॉर्मल जो आपके सेल्स बन रहे हैं ये एक्चुअल स्पर्म्स नहीं है, ये स्पर्म्स का एक तरीके का थोड़ा सा अलग फॉर्म है। ठीक है, इनमें डिफरेंशिएशन होता है या इनमें मैच्योरेशन होता है, तब जाकर के बेटा ये एक्चुअल स्पर्म्स बनते हैं क्लास के बाद। ठीक है, यस, हाँ मैम कैसे पूछते नहीं में पंकज, करवाऊंगी मैं PYQs क्लास के साथ में करवाऊंगी, एक बार कंसेप्ट कर लें फिर मैं आपको ये क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। ठीक है, क्लास कब तक चलेगी बेटा? क्लास चलेगी जिसमें मैं आपको ये पढ़ाऊंगी स्पर्मेटोजेनेसिस और स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म आज पढ़ा दूंगी। ठीक है, इसके बाद वाला जो है आपका टॉपिक हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ये हम संडे को मैंने एक्स्ट्रा क्लास लगवाई, लेकिन देखते हैं यार संडे को कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया ऑफिस, देखते हैं, लेट्स सी। क्लियर हो गया सबका? लिख लिया सबने? आगे बढ़े। अब इनकी इंग्लिश हम साथ साथ में लिख देते हैं, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये जो है बेटा इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटो, तुम यही बेटा अंदर रहना, ठीक है, गोनिया या प्राइमोर्डियल, पास मैंने चांटा दे देना है, भगो यहाँ से, जर्म सेल्स, इन्हीं को बेटा हम शॉर्ट में PGCs बोल देते हैं। ठीक है,
प्राथमिक शुक्रजनन कोशिका को हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। द्वितीयक शुक्रजनन को हम बोल देते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये होते हैं आपके एन। शुक्राणु प्रसू को हम बोल देते हैं स्पर्मेटिड्स। और शुक्राणु को हम बोल देते हैं स्पर्म्स। अब यहाँ से एक क्वेश्चन तो मैंने आपको ही बता दिया, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है। ये क्लियर हुआ, लिख गया, इंग्लिश भी लिख लो फिर आगे बढ़े। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ना नवीन? हाँ, बीएमबी बोल रहे हैं मैम। टाइप ए में आगे कुछ नहीं होगा नीरज, टाइप ए डिवाइड करते रहते हैं लगातार लगातार, ठीक है। टाइप ए बार बार डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके वो भी टाइप ए टाइप बी बनाते हैं। जो टाइप बी होते हैं वो ग्रोथ फेज में एंटर होते जाते हैं, और टाइप ए वाले जो होते हैं वो बार बार डिवाइड करते रहते हैं। ये टाइप ए का डिवाइड करना इसलिए जरूरी होता है बेटा, क्योंकि ये जो पूरा स्टेप है, ये जो पूरी प्रोसेस है शुक्राणु जनन की, ये बेटा 65 से 75 दिनों में होती है, ठीक है। इस पूरी प्रक्रिया को होने में लगभग 2 से 2.5 महीने लगते हैं। कितने लगते हैं? 2 से 2.5 महीने लगते हैं। और एक मेल एक बार में जब इजैकुलेशन होता है उसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स निकाल दे रहा है। समझ रहे हो आप? 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स मेल जो हो रहा है वो एक इजैकुलेशन में निकाल रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो इमीडिएट बन रहे निकाल रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि मैडम अगर कोई इजैकुलेट नहीं कर रहा है तो क्या स्पर्म्स अंदर स्टोर होते जा रहे हैं? स्टोर भी नहीं हो रहे, क्योंकि स्पर्म्स बेटा जो आपकी नलिकाओं में आपके अधिवृषण में, शुक्रवाहक में जो वहां पर स्टोर्ड रहते हैं वो बेटा नष्ट भी होते जाते हैं समय के साथ। समझे कि नहीं? तो ये पूरी जो प्रक्रिया है बेटा, ये लगभग 2-2.5 महीने में पूरी हो रही है। और एक इजैकुलेशन जो मेल कर रहा है, अब अगर सपोज कोई मेल दिन में 3 बार इजैकुलेशन कर रहा है, छोड़ो दिन में 1 बार भी कर रहा है, ठीक है, 1 बार भी अगर कोई मेल इजैकुलेशन कर रहा है दिन में, इजैकुलेशन क्या होता है मैडम? खलन मतलब वीर्य बाहर निकालना, जिसमें मैंने बताया था वीर्य में 2 चीजें होती हैं। वीर्य में आपका जो सेमिनल प्लाज्मा है, सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है? सहायक ग्रंथियां जो हैं आपका, सेमिनल वेसिकल, शुक्राशय, आपका काउपर ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, इन तीनों ग्रंथियों के स्राव को मिलाकर के हम सेमिनल प्लाज्मा कह देते हैं। और जो आपका शुक्राणु होते हैं ये केवल 10% बनाते हैं। सेमिनल प्लाज्मा प्लस शुक्राणु मिलकर के वीर्य बना रहे हैं। एक बार में मेल्स के केस में जब स्खलन होता है तो वीर्य बाहर निकलता है, वीर्य का बाहर निकलना है स्खलन, ठीक है। और जब बेटा स्खलन हो रहा है, वीर्य बाहर निकल रहा है, उसमें सेमिनल प्लाज्मा जो कि 90% भाग बना रहा है टोटल वीर्य का, उसमें केवल 10% शुक्राणु है। उस 10% शुक्राणु में बेटा 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स है। मिलियन क्या होता है मैडम? 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। 200 मिलियन या 300 मिलियन, इतने स्पर्म्स बेटा एक बार में निकल जाते हैं, ठीक है। तो बनाना भी तो है ना, तो इसीलिए बेटा जितने भी आपके जर्म सेल्स हैं जिनको हम पीजीसीज बोल दे रहे हैं, प्राइमोडियल जर्म सेल्स, या स्पर्मेटोगोनिया बोल दे रहे हैं बेटा, ये लगातार डिवाइड कर रहे हैं। और ये मेल्स के केस में 13-14 साल से एक बार प्यूबर्टी आ गई जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। हाँ अरमान खान, किस बात पे हंसेंगे आप? तो ये 11-12 या 12-13 साल पे मेल्स में ये स्टार्ट हो जाता है, और ये 80-90 साल तक चलता है। 80-90 साल तक चल रहा है ये। तो तब तक ये जो स्पर्मेटोगोनिया ये लगातार डिवाइड करते हैं, लगातार। जो 2 बन रहे हैं उसमें से एक वापस से डिवाइड कर रहा है, दूसरा जाकर के स्पर्म बना रहा है। और यहां तक क्लियर हो गया तो आगे बढ़े। चलिए, ये हो गया बेटा आपका शुक्राणु जनन और शुक्र जनन में डिफरेंस समझ में आया। शुक्र जनन बेटा वो पूरी प्रक्रिया जिसमें स्पर्मेटोगोनिया से शुक्राणु बन रहे हैं। शुक्राणु जनन क्या है? शुक्राणु प्रसू से शुक्राणु बनना। शुक्राणु प्रसू आपका नॉर्मल सेल है, शुक्राणु बेटा आपका स्पेशलाइज्ड सेल है, ठीक है। ये स्पेशलाइज्ड हुआ है जाकर के एग को फर्टिलाइज करने के लिए, ठीक है।
क्लियर है? काफी कुछ? मैम डेटा दो, डेटा भी लिखाऊंगी भाई, एनसीईआरटी में भी है। चलो, एनसीईआरटी में 50 साल लिखा है। अबे फीमेल्स के केस में oogenesis 50 साल तक चलती है। मेल और फीमेल में कंफ्यूज काहे हो रहे हो? एनसीईआरटी में 50 साल फीमेल के लिए लिखा हुआ है। गजब करते हो भाई। बस इसको टीयर ऑफ नहीं करना है। चले आगे बढ़े, ठीक है। अब एक बार बेटा जब ये स्पर्म्स बन जाते हैं, स्पर्म्स, हाँ, स्पर्म्स बनने के बाद अब हमने क्या बोला था कि ये जो आपके सेल्स हैं यहाँ पर शुक्रजनन नलिका के अंदर, यहाँ पर एक तो हो गए बेटा आपके ये, जिन्हें हम बोल देते हैं जर्म कोशिकाएं, ठीक है। जर्म कोशिकाओं के यहाँ के अलावा भी यहाँ पर कुछ और सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोल देते हैं सर्टोली कोशिकाएं, ठीक है। ये क्या है बेटा आपकी? ये हो गई सर्टोली सेल्स या सस्टेंटागुलर सेल्स, या इनको हम नर्स सेल्स भी। तोड़ दो बेटा, तोड़ दो, अभी तोड़ दो तुम। हाँ नहीं पाता उससे पहले तोड़ दो। गो एंड फिनिश दो फास्ट, ठीक है। मैम स्पर्म निकालना जरूरी है क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं है विष्णु, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है स्पर्म निकालना। आप नहीं निकालोगे तो भी वो अंदर जो एपिडिडाइमस और वास डिफरेंस है उसमें वो नष्ट हो जाएंगे समय के साथ, ठीक है। बॉडी को अपनी कंडीशन से कोप अप करना बेसिक में तो आता ही है, ठीक है। जो अधिवृषण और शुक्रवाक है उसमें वो खत्म हो जाएंगे। हाँ, दोनों में अंतर लिख दीजिए। किन दोनों में हितेश? किन दोनों में अंतर लिखना है? हाँ चल, ये यहाँ पर जो आपकी शुक्रजनक नलिकाएं हैं इनके अंदर हमने बोला कि प्राइमोडियल जर्म सेल्स होते हैं जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। बिल्कुल लिखना है प्रभु। स्पर्मेटोगोनिया के अलावा यहाँ पर सर्टोली सेल्स भी होते हैं, पढ़ा था हमने लेक्चर नंबर 3 में आई गेस, ठीक है। ये जो आपके सर्टोली सेल्स होते हैं इनका काम होता है डेवलपिंग आउट आउट टेक योर स्टीयरिंग व्हील, गेट आउट। हाँ, इट विल बी ओपन। चल 8 बज गया उसके। चलिए, तो ये जो सर्टोली सेल्स होते हैं ये डेवलपिंग स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उनको पोषण प्रदान करते हैं, ठीक है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस में हितेश अभी बताऊंगी, ठीक है। ये हो गया आपका सर्टोली सेल। क्या होता है, जो आपके स्पर्म्स बनते हैं ये स्पर्म्स जाकर के इन सर्टोली सेल्स में धस जाते हैं, ठीक है। उनका जो शीर्ष होता है वो इन सर्टोली सेल्स में जाकर के धस जाता है। क्यों धस जाता है? क्योंकि उस टाइम पर ये जो डेवलपिंग स्पर्म्स हैं इनको नरिशमेंट भी चाहिए, ठीक है। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम खाना पीना जरूरी है सनम, है ना। तो इनको नरिशमेंट भी चाहिए, साथ ही साथ बेटा इनको प्रोटेक्शन भी चाहिए, क्योंकि ये आपके एन है, स्पर्म्स आपके एन होते हैं। आपकी बॉडी के जो फाइटिंग सेल्स हैं, जो सोल्जर सेल्स हैं, जिनका काम है किसी भी बाहरी पदार्थ को अंदर आने से रोकना, वो बेटा उनको ये एन समझ में नहीं आते, उनके लिए बाहरी चीज है, तो वो इसको मारेंगे, ठीक है। तो शुक्राणुओं को बचाने का काम भी आपके सर्टोली सेल्स करते हैं। याद करिए, मैंने आपको बताया था कि सर्टोली सेल्स जो होते हैं उनका काम होता है ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाना, ठीक है ना। तो ब्लड टेस्टिस बैरियर वो इसीलिए तो बनाते हैं कि कोई भी ब्लड से ऐसी चीज अंदर टेस्टिस में ना आ जाए जो स्पर्म्स को नुकसान पहुंचाए, ठीक है। ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाते हैं, रक्त वृषण बाधा या रोध बनाते हैं। बताया था कि नहीं बताया था? हाँ, बताया था कि नहीं बताया था? यस यस, वरुंक, नाम तो बहुत ही प्यारा है, अलग है काफी, वरुंक। हाँ, क्लियर है यहाँ तक?
तो ये स्पर्म्स बेटा जाकर के सर्टोली सेल्स के अंदर धस जाते हैं, या इनका जो सिर होता है वो जाकर के सर्टोली सेल के अंदर धस जाता है। सर्टोली सेल्स इनको प्रोटेक्शन देते हैं, सर्टोली सेल्स इनको नरिशमेंट देते हैं और फिर इनको रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका पूरा, ये जो आपकी गड़बड़ हो गई, ये जो आपकी शुक्रजनन नलिकाएं हैं इसके अंदर से सर्टोली सेल्स हैं, तो ये बेटा इनको रिलीज कर देते हैं इस कोशिका, इस शुक्रजनन नलिका की अवकाशिका में। कहाँ पर? इसके ल्यूमेन में। और एक बार ये इसके ल्यूमेन में रिलीज हो जाएंगे फिर ये शुक्रजनन नलिका से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब इस प्रक्रिया को, ये जो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, इस प्रक्रिया को बेटा हम बोलते हैं परमिएशन। एनसीईआरटी इसको लिखती है वीरसेचन, पर एक्चुअल में ये वीरसेचन नहीं होता। हिंदी में एनसीईआरटी ने इसको गलत लिखा है, पर इंग्लिश प्लस स्पर्मिएशन बिल्कुल सही है। अब ये होता क्या क्या है मैं इसको बता देती हूँ आपको अलग से। अब हम ये सब चीजें लिख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे शुक्रजनन क्या होता है। शुक्रजनन होता है बेटा आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस बेटा क्या है? वो प्रक्रिया जिससे शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया, इसको हम बोलते हैं क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्रजनन। फिर आता है बेटा आपका शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन क्या होता है बेटा? स्पर्मियोजेनेसिस। इसको हम बोलेंगे शुक्राणु प्रसूति से शुक्राणु का निर्माण होना, स्पर्मेटिड से स्पर्म्स बनना। शुक्राणु प्रसूति से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया, इसको हम बोल देते हैं स्पर्मियोजेनेसिस या शुक्राणु जनन। ठीक है, एंड लास्ट इज आपका वीरसेचन। तुम इसकी प्लीज इंग्लिश याद रखना, हिंदी भूल जाओगे चलेगा। दिस इज स्पर्मिएशन। अब स्पर्मिएशन हम दो चीजों को बोल सकते हैं। ठीक है, एक सर्टोली कोशिकाओं से शुक्राणुओं को मुक्त करना, सर्टोली कोशिकाओं से शुक्राणुओं का शुक्रजनन नलिका की अवकाशिका में मुक्त होना, या शुक्रजनन नलिकाओं से शुक्राणुओं का बाहर निकलना। ठीक है, या दूसरी इसकी डेफिनेशन है शुक्रजनन नलिकाओं से शुक्राणुओं का सहायक नलिकाओं में मुक्त होना। ठीक है, ये लिख लीजिए, दोनों ही इसकी जो डेफिनेशन है वो सही है। यस।
अभी समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया बेटा ये? गमेश साहू, यार आई गेस अर्लियर ऑल्सो आई रिप्लाइड अबाउट दिस कि नाइटफॉल क्या होता है। इट्स सिंपली यार, अगर आप ऐसे विचार रखते हैं, सोते टाइम कोई ऐसा विचार दिमाग में आता है, कोई ऐसी इमेजेस आप देखते हैं, कोई ऐसी वीडियोस आप देखते हैं जिनसे आप एक्साइटेड होते हैं, मैं एक्साइटेड वर्ड यूज कर रही हूँ यहाँ पे सेक्सुअल अराउजल के फॉर्म में, ठीक है, कि आप सेक्सुअली एक्साइटेड होते हैं कुछ ऐसे वीडियोस या इमेजेस या ऐसा कुछ विचार करके, उस कंडीशन में बेटा जो पेनिस होता है उसका इरेक्शन होता है, ठीक है। उस कंडीशन में ये जो वीर्य होता है ये बाहर निकलता है, इसी को हम नाइटफॉल कह देते हैं, ठीक है। ये तीनों क्लियर है बेटा? यहां से आपके नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार। और क्योंकि इस साल बेटा यहां से क्वेश्चन नहीं आया, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगली साल यहां से क्वेश्चन आने की संभावना काफी है। हाँ, शुक्राणु प्रसूत से शुक्राणु बनने की क्रिया को कायांतरण भी कह सकते हैं, कायांतरण नहीं कह सकते। कायांतरण हो रहा है मतलब काया बदल रही है, लेकिन ये है बेटा आपका शुक्राणु जनन या स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। इरेक्शन क्या होता है आशीष? इरेक्शन इज पेनिस का उठान, और ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, पढ़ो जाकर के लेक्चर नंबर 3। हाँ, लेक्चर नंबर 4 में मैंने उठान पढ़ाया है। क्लियर, सबने लिख लिया? चलिए, चलो, ये हो गया आपका शुक्र जनन। अब यहां से बेटा मैंने एक तो आपको बताया क्वेश्चन कैसे बनता है कि शुक्र जनन, शुक्राणु जनन और वीर्य सेचन में क्या डिफरेंस होता है। पहला क्वेश्चन आपका यहां से बनता है। दूसरा क्वेश्चन जो आपका यहां से बनता है वो हम कर लेते हैं जरा। क्वेश्चन है बेटा, आप मुझे बताइए 500 स्पर्मेटोगोनिया से 500 स्पर्मेटोगोनिया से कितने शुक्राणु बनेंगे? कितने शुक्राणु बनेंगे? हाँ जी, बताइए जरा। 500 अगर स्पर्मेटोगोनिया है तो शुक्राणु कितने बनेंगे? ए ऑप्शन है आपका 500, बी ऑप्शन है आपका 1000, सी ऑप्शन है आपका 2000, डी ऑप्शन है आपका 4000। चलिए, पोल करवा देते हैं आपका 30 सेकंड का। हाँ जी, 500 स्पर्मेटोगोनिया से कितने शुक्राणु बनेंगे? 500, 1000, 2000, 4000? सी सभी का? मैम स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं? अरे बुद्धि, मैं क्या बोलूं तुम लोगों से यार, कितना क्लियर लिख रही हूं मैं वहां पे, कितना क्लियर लिख रही हूँ। ये समझ में नहीं आ रहा? ये होते हैं स्पर्मेटिड्स, ये होते हैं स्पर्मेटिड्स, नॉर्मल सेल्स जो अर्धसूत्री विभाजन के चलते बने हैं। इनमें मॉडिफिकेशन होता है, इनकी काया बदलती है, कायांतरण एक बच्चे ने शब्द बता दिया। इनमें मॉडिफिकेशन होता है तो आपके शुक्राणु है, स्पर्म्स जो है वो एक्चुअल वैसी संरचना बन जाती है। चलिए, तो हमें ये पता है कि एक स्पर्मेटोगोनिया अगर है तो एक स्पर्मेटोगोनिया से आपका एक ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, स्पर्मेटोसाइट बनेगा। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपका 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे।
2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बेटा आपके 4, है ना। इधर आपका देखो, यहाँ पे आप देख लो, ये स्पर्मेटोगोनिया था, एक स्पर्मेटोगोनिया से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। अब आप कहोगे मैडम 2 बने थे ना, एक तो लेकिन अभी भी अंडर माइटोसिस ही है ना, एक तो माइटोसिस ही कर रहा है, एक ही तो वृद्धि अवस्था में गया, ठीक है। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपके 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आपके 2-2 स्पर्मेटिड्स बने, यानी कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आपके 4 स्पर्मेटिड्स बने। कितने बने आपके बेटा? 4 स्पर्मेटिड्स बने, 4 स्पर्मेटिड्स बने, और 4 स्पर्मेटिड्स से आपके 4 स्पर्म्स बने, ठीक है। तो एक का 4 गुना हो गया, तो 500 का 4 गुना कर देंगे तो कितना होगा? 2000। यस, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। लेट्स चेक। मात्र 58% बच्चों ने आंसर इसका सही दिया। हाँ जी, बाकी जिन्होंने गलत दिया है क्या उनको अब समझ में आ गया? आंधी आ गई है? तो कारवां की तलाश है। हाँ, बी बी कैसे होगा भाई? मैंने स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स पूछे। अगर मैं ये पूछती, अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो आ जाओ यहाँ पे, हम आपका दूसरा क्वेश्चन भी लगवा देते हैं, कौन सी बड़ी बात है, क्वेश्चन तो जितना प्रैक्टिस करें उतना बढ़िया है। क्वेश्चन है बेटा आपका कि 500 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनेंगे? आ जाओ। 500 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनेंगे? ऑप्शन मेरे अभी भी वही हैं, ए 500, बी 1000, सी 2000 या डी 4000। हाँ जी, चलिए जवाब दीजिए। अब समझ में आ गया? चलो संजीवनी देखते हैं, सही आ गया है तो अब आंसर आ जाएगा। आंधी तूफान आ गया। अब मैडम इस पे गाना गाओ अब। अच्छा, हम वो वर्ड अंताक्षरी नहीं खेल रहे थे क्या? ओ आई एम सो सॉरी। तूफान पे गाना, तूफान पे तो कोई गाना याद नहीं आ रहा है मुझे। आंधी पर तो मैंने गा दिया भाई। हम लोग कैसे करते हैं वर्ड वर्ड अंताक्षरी, कि हम एक वर्ड देंगे आप उस पे गाना गाओ ऐसे। अब आफ्टर क्लास विल टेक यू, ओके। अब बाहर निकलो, चलो इतना ही मैं प्यार से बात कर सकती हूँ, चलो बाहर। हाँ, एयर बहुत तेज चल रही है, ओ माय गॉड। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। यस, क्लास 7th में हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी। एक जवान, एक आंधी। मैम क्या क्या दिखाना है भाई? हाँ, आंधी बन के बने आया। चलिए, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट देखो, जितने स्पर्मेटो को नहीं होते प्राइमरी स्पर्म, तो जितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स उसके 4 गुना स्पर्म्स बनेंगे, तो यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी, यानी कि 2000। अब देख लेते हैं भाई साहब, जो कह रहे थे कि मैडम अब समझ में आ गया, यहाँ पर तो पहले क्वेश्चन में तो फिर भी 58% बच्चों ने आंसर सही दिया था। अब तुम जब समझ गए हो तो तुम्हारा परसेंटेज 43 पे आ गया है। वाओ, मतलब वाओ, इतना नहीं समझना था भाई, उतना नहीं समझना था, उतना ही समझना था जितना समझाया गया है। अब आया समझ में कि अब भी नहीं आया? अब सॉन्ग सुनाओगे? गहरा हुआ सॉन्ग सुनाओगे? कैसे बताओ? वंस मोर, एक लास्ट। मैं बेइज्जती कर रही हूँ यार, तुम लोग 58 से 43% पे आ गए हो समझने के बाद, बिना समझे फिर भी तुम्हारा 58% था। मजीद, ये आए हैं 360 आर्मी वाले। यू वांट मी टू ब्लॉक यू? अगर बीएम आप देख रही हैं तो पहले मजीद जी को ब्लॉक किया जाए। हाँ,
बेइज्जती, ओहो मामा, बेइज्जती इज अ बैड वर्ड। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। ये क्या हुआ? हाँ क्या बेटा? आई एम सो सॉरी, व्हाई यू यूज बेइज्जती? बिकॉज दे वर डूइंग माइन। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन, प्लीज मेरी इज्जत रख लेना प्लीज, वरना मेरा लड़का भी बोल दे ठुमक ठुमक जान दीजिए भी, तुम्हें याद है? चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा कि 500 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, 500 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनेंगे? बता दो भाई कितने बनेंगे? ऑप्शन मेरे अभी भी वही है, 500, 1000, 2000 और 4000। ए इज 500, बी इज 1000, Pasu, away from that. C is 2000 and D is 4000। हाँ जी, पोल ऑन स्क्रीन, बता दो भाई। नहीं नहीं, मैं ABCD नहीं खेल रही, तुम यहाँ पे, यहाँ बाहर चलो। अभी छांटा पड़ा था वासु, मैं दोबारा नहीं मारना चाहती हूँ, चलो गो आउट। यस, 500 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स बनेंगे? मैडम गणित तो इसीलिए छोड़ी थी, गुणा भाग ना करना पड़े। वेयर इज वाइट वाइट? हियर, दिस इज दिस, ओहो मम्मा वाइट वाइट कौन है? दिस इज अंकल डूइंग सम कैलकुलेशन। हाँ अंकल डूइंग सम वर्क, नो वर्क। हाँ जी चलिए आ गया, पोल नहीं वर्क कर रहा है कोई बात नहीं, लेकिन 58 से 43 अगर आया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कंफ्यूजन हो गया फिर से, मर जाओ जाके। हाँ जी तो आ जाओ यहाँ पे, आपके पास जितने भी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होंगे उसके दुगने स्पर्म्स बनेंगे, क्योंकि हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा? एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दो वो बनाएगा, क्या? रुक जा, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आपके दो वो बनेंगे स्पर्मेटिड्स, और जितने स्पर्मेटिड्स उतने ही आपके स्पर्म्स। तो लेट्स चेक इसमें तुमने क्या किया है। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 के 4 बन रहे हैं, है ना, मतलब डबल हो रहा है। तुम लोगों ने यहाँ पे भी गड़बड़ की होगी, आई एम प्रिटी श्योर। तो डबल हो रहा है, तो 500 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आपके 1000 स्पर्मेटिड्स बनेंगे, मियोसिस 2 में जाएगा, और 1000 स्पर्मेटिड से आपके 1000 ही स्पर्म्स बनेंगे। आंसर हो जाएगा आपका, तुमने फिर गड़बड़ की ना फिर तुमने गड़बड़ की ना मैम, फिर गड़बड़ की ना। मैं फातिमा लिख रहा है, फातिमा जरा लिख रहा है, अरे मैम तो आंसर इज बी। अब तो मुझे डर लग रहा है कि मैं परसेंटेज देखूं ही ना। 46% पे आप आए हो, मतलब पहली बार जो हमने किया था तब तुम्हारा कंसेप्ट सबसे ज्यादा क्लियर था, ठीक है। दूसरी बार तुम्हारा कंसेप्ट जो क्लियर था वो भी हिल गया, तीसरी बार कंसेप्ट जो हिला था उसको मैं थोड़ा ही मॉडिफाई कर पाई, ऐसा। हाँ कर दी ना गड़बड़, कर दी, खेला हो गया ये वर्ड अभी नहीं बोलना है। चलो एक और क्वेश्चन करवा दूं एक लास्ट क्वेश्चन है ना, चलो अगला क्वेश्चन है। सिलेबस खत्म करने की कोई जल्दी नहीं है अपने को, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मोए मोए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा, 500 स्पर्मेटिड से, इट्स ऑन डाइनिंग टेबल, यू कैन टेक। 500 स्पर्मेटिड से कितने स्पर्म्स या शुक्राणु बनेंगे? आ जाओ, आओ मैदान में। और ऑप्शन मेरे अभी भी सेम है, 500, 1000, 2000, 4000। ऑप्शन मेरे अभी भी सेम, 500, 1000, 2000, 4000। पासो गिराना नहीं, आई गिव इन बोल। चलिए मैं पोल स्टार्ट करती हूँ, आप आंसर दीजिए प्लीज, इज्जत रख लेना मेरी थोड़ी। आई गिव यू वांट टू ईट बनाना चिप्स? Even you can take and keep here. Here I'm keeping. You can eat, okay? Spicy na? You can have a sipper. Keep it here. Keep it here.
ईट वन बाय वन, इट शुड नॉट बी स्पिल्ड। हाँ जी, प्लीज मेरी इज्जत रख लेना प्लीज, वरना मैंने कल क्लास ही नहीं लेनी है। जितने स्पर्मेटिड्स होंगे उतने ही स्पर्म्स बनेंगे ना, क्योंकि एक स्पर्मेटिड मैच्योर होकर के एक स्पर्म बनाएगा। तो 500 स्पर्मेटिड से 500 स्पर्म्स बनेंगे। योर आंसर शुड बी, धन्यवाद। लेकिन अभी भी 61% पे ही आ पाया भाई। अभी भी क्लास में 39% ऐसे हैं जो बिल्कुल ही गुड़गोबर हो रखे हैं, उन्हें ना आ रहा अभी भी समझ में। हाँ, थोड़ा सा समझ में आया। मोए मोए, कल आपकी क्लास है भी नहीं बेटा, क्लास तो मेरी आज भी नहीं थी। ली कि नहीं ली? ली ना? हाँ, चलो। अब बेटा जिनको नहीं, ये जो जोक भी कर रहे हैं ना माजिद, बेटा ब्लॉक हो जाओगे बता रही हूँ मैं, क्योंकि 360 या 360 आर्मी ये सारे वर्ड्स हमने ब्लॉक वाले वर्ड, मतलब क्या बोले, न्यूसेंस वर्ड्स में डाल दिए। तो अगर आप मजाक में भी ये सब लिखोगे, यू गाइस विल बी ब्लॉक्ड, बिलीव मी, फिर रोते रहना। डन, चलो। अब एक बार हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देख लेते हैं आज के लिए, उसके बाद खत्म। आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। हेडिंग डालिएगा शुक्राणु की संरचना। आइए, थोड़ी देर के लिए चैट ऑफ कर दूं प्लीज। आज की आनंद कीजिए बिल्कुल। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आ जाओ भैया, आज के आनंद की जय कर ली हमने। मैं तो इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगी ना इस साल। वैसे तो अब तुम लोगों को एक एडिशनल टीम भी मिल गई है जो केवल क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कराएगी, जिसमें योगेश सर रहेंगे। तो वासु, आई एम टेलिंग ना, नो। सबसे पहले तो इसके जो 4 पार्ट होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। वेरी फर्स्ट पार्ट इज हेड। जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है उसको बेटा हम बोलते हैं हेड, ठीक है ना? नॉट एनी मोर। फिनिश योर दूधू फर्स्ट। साथ में बनाइएगा, थोड़ा बड़ा बनाइएगा, सो दैट लेबलिंग और हर चीज बिल्कुल क्लियर हो सके बेटा। शीर्ष, इसको हम बोलते हैं ग्रीवा या नेक। ये पूरा भाग हो गया बेटा मध्य भाग, जिसे हम बोल देते हैं मिडिल पीस। और आखिरी भाग हो गया बेटा पूंछ, टेल, ठीक है? 4 पार्ट होते हैं बेटा स्पर्म के। हम्म, अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसके हेड पार्ट की। पार्ट में होता है बेटा एक इलोंगेटेड न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? लंबा सा होता है, क्या इसको हम बोलेंगे इलोंगेटेड
इस न्यूक्लियस के आगे एक रचना होती है, इसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम की हिंदी, एक्रोसोम की हिंदी बताना बेटा। फिर पीछे की तरफ इसमें सेंट्रियोल होते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल, तारक का है। इसके मध्य भाग में बेटा माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, जो कि सूत्रकणिकाएं, जो कि स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, स्पाइरली अरेंज्ड है। यहाँ पर एक और रिंग सेंट्रियोल भी होता है, बट इसका अभी तक काम हमें पता नहीं है। ठीक है, इसके अलावा बेटा इसके ऊपर भी यहाँ पर एक स्टिरॉल्स और ग्लाइकोप्रोटीन की कवरिंग होती है। वासु, गो एंड फिनिश योर दूधू इमीडिएटली। आई डोंट नॉट अ सिंगल ड्रॉप। मम्मा 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 विजय औलाद का थी। यस, क्लियर है यहाँ तक। अब मैं एक एक चीज को लेबल करूंगी। लेबल जोगिंदर जहरीला। बेटा तुम लोग मतलब ज्यादा होशियार बनते हो या तुम हमें चैलेंज करते हो? जोगिंदर जहरीला, तेरे शब्द में ही जहर है। हाँ, अग्रपिंडक, थैंक यू बेटा, तेरे शब्द, तेरे नाम में ही जहर है। नाम में ही जहर है। नहीं, मैं अगर तुम लोग अपने पे आओगे तो बेटा मुझे भी अपने पे आना पड़ेगा। कर ले, क्या करना है, चल। तू 358 लिख, अब लिखने लायक ही नहीं छोड़ूंगी मैं। हाँ जी, चलो। सबसे पहले बेटा ये जो आगे लेयर है, ये आपकी ग्लाइकोप्रोटीन और स्टेरॉल्स की लेयर होती है। स्टेरॉल्स की परत। ठीक है, डन। मैम 500 वाला कंसेप्ट समझाओ, पंकज जायसवाल। अभी समझा दूंगी बेटा, ठीक है, चलो। समझा दूंगी, ये लिख लो। इसको हम बोलेंगे अग्रपिंडक या एक्रोजोम। ठीक है, नेक्स्ट इज शुक्राणु। आपके शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है, आप ये देख लो। दिस इज केंद्रक, न्यूक्लियस। इसी में गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, ये हो गया बेटा आपका अग्र तारक काय, जिसे हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल
सेंट्रियोल। ये हो गया बेटा आपका पश्च तारक काय। सेंट्रियोल। ये हो गए बेटा सूत्र कणिकाओं का माइटोकॉन्ड्रिया का स्पाइरल अरेंजमेंट या की स्पाइरल व्यवस्था, और इसको बेटा हम बोल देते हैं क्या, नेबेनकर्न। नेबेनकर्न, ठीक है। ये होता है बेटा आपका रिंग सेंट्रियोल। इसका काम हमें नहीं पता। इस पश्च तारक काय से बेटा एक संरचना निकलती है जिसे हम बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट। ठीक है, ये क्या निकला हुआ है, और खा लो फालतू का। गो टू वॉशरूम, गो टू वॉशरूम। वॉमिट आ रही है तो वॉशरूम में जाओ। ये बनाओ, मैं औलाद को देख के। तब तो खाए जाओ, खाए जाओ, रुक मत जाओ। तब मना कर रही हूँ मैं, तब भी अनहेल्दी खाओ। You can do here in the pot seat. Yes. हाँ, तो बाथरूम गंदा करने से तो अच्छा है बेटा ये गंदा करो तुम। कुछ नहीं आ रहा, जबरदस्ती मत करो, नौटंकी। डन। हाँ जी। नहीं 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 नहीं, स्पर्मिएशन नहीं मनीष। स्पर्मिएशन मतलब अलग होता है, वीर सेचन मतलब अलग होता है। ठीक है, मैंने आपको जब लिखा तब भी बताया कि एनसीईआरटी ने इसको वीर सेचन लिखा है, पर ये वीर सेचन एक्चुअल में नहीं होता है। ठीक है, बताया ना मैंने आपको। डन है यहाँ तक? हाँ मैम, डायग्राम पेन से बनाना है पेंसिल से? बेटा अगर आप इतने बड़े कलाकार हैं कि एक ही बार में सब बना सकते हैं तो आप पेन से जरूर बनाइए। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भी हम सीख रहे हैं, वी आर लर्नर्स नाउ, तो प्लीज आप पेंसिल से बनाइए। बाहर अभी, चलो। मैम वीर निकलना सही है, बच्चे पैदा करने तो वीर निकालना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं भी निकालोगे तो कोई नहीं मरेगा। ठीक है, चलो। अब इनका काम क्या होता है वो लिख लेते हैं। अग्रपिंडक का काम क्या होता है बेटा, इसमें अंडाणु निषेचन के लिए आवश्यक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, केंद्रक आपको पता ही है, इसमें गुणसूत्र होते हैं, या ऐसे लेकर के चलो, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेकर के जा रहा है, ये आनुवांशिक सूचना रखता है। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, जो बच्चा है उसमें कुछ लक्षण माँ के होते हैं, कुछ लक्षण पिता के होते हैं। तो पिता के लक्षण कहाँ से आए, जो स्पर्म आया था उस स्पर्म में जो न्यूक्लियस था, उस न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल था, आनुवांशिक पदार्थ। उस आनुवांशिक पदार्थ के अंदर पिता के लक्षणों की आनुवांशिक सूचना थी ना, और वही सूचना बेटा बच्चे में आती है। ठीक है, चलो। अग्रतारक का है बेटा, ये निषेचन के बाद विदलन में सहायक, जो क्लीवेज होता है ना, जब युग्मनज बन जाता है, अंडाणु शुक्राणु के मिलने के बाद जब युग्मनज बन जाता है, तो उस युग्मनज में पहला विदलन होता है, सेल डिवीजन होता है, दो बनते हैं सेल्स, ऐसे कर। तो जो पहला विदलन होता है बेटा, उसमें ये
हेल्प करता है, आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है। डिस्टल सेंट्रियोल से बेटा एक्सियल फिलामेंट निकलता है, यहां से एक्सियल फिलामेंट की उत्पत्ति होती है, ठीक है। ये जो मध्य भाग में जो सूत्र कणिकाएं हैं, इतने सारे माइटोकॉन्ड्रिया जो कि स्पाइरली अरेंज्ड हैं, तो इस स्पाइरल अरेंजमेंट को हम नेबनकन बोल देते हैं। और काम क्या होता है बेटा, क्या काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। कोशिका के अंदर जो ऊर्जा बनती है एटीपी के रूप में, वो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, इसीलिए हम इसको पावर हाउस बोलते हैं सेल का, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा माइटोकॉन्ड्रियाज हैं, तो ये भी ऊर्जा बनाएंगे ना, तो ये भी बेटा आपके शुक्राणुओं को गति के लिए एनर्जी देते हैं, यानी कि ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। ये काम हो गया आपके माइटोकॉन्ड्रियाज का। अगला नेक्स्ट जो बेटा है यहाँ पे आपका रिंग सेंट्रियोल, इसका काम अब तक हमें नहीं पता, ठीक है। रिंग सेंट्रियोल का एग्जैक्टली क्या काम है हमें नहीं पता, होता है पर हमें इसका फंक्शन नहीं पता। मैंगोस तो थे अभी। लास्ट इज टेल का क्या काम होता है मैम, तो टेल है तो इसको गति में सहायता देगी, ठीक है। जो टेल है बेटा, टेल की मदद से गति करते हैं, लेकिन गति करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी बेटा माइटोकॉन्ड्रिया देते हैं, ठीक है ना। तो टेल ये गति में सहायक, मूवमेंट में हेल्प करती है ये टेल। क्लियर हुआ। एक बच्चा मुझे उस दिन लिख रहा था इंस्टाग्राम पे कि मैम आप ना थ्योरी लिखाया करो, आप थ्योरी कम लिखाते हो। तो मैंने बोला कि बेटा मैं जितना लिखाती हूँ सफिशियंट है। उसने कहा मैम मैं बोर्ड्स, शायद आप में से ही हो, मुझे नाम याद नहीं है। उसने कहा मैम मैं 12th की भी तैयारी आप ही के साथ कर रहा हूँ बोर्ड्स की, तो वहाँ पर थ्योरी लिखनी होती, तो आप प्लीज़ क्लास में थ्योरी लिखाया करिए। तो बेटा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितनी थ्योरी मैं यहाँ पर लिखवा रही हूँ, ऑल्दो उसके बाद उस बच्चे ने ये भी लिखा कि मैम स्कूल में पहला एग्जाम हुआ था बायोलॉजी का, उससे मुझे 20/20 स्कोर हुआ है, विच इज़ वेरी गुड, ही सेड थैंक यू फॉर दैट। लेकिन फिर भी बेटा मैं यही बोलूँगी कि जितनी थ्योरी मैं यहाँ लिखवा रही हूँ ना, आप बोर्ड में भी इतना ही लिखेंगे तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, कोई आपके नंबर नहीं काटेगा। भावना बोला चलिए, अगर आपके स्कूल में स्पर्मेटोजेनेसिस क्वेश्चन आता है तो आप ये पूरा एज इट इज बना के आएंगे, आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा, एक तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। यश पांडे आप 1.0 से थे, तो बेटा चलो शुरू के 5-6 दिन मैं समझ सकती हूँ। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आप लोग क्योंकि नाहटा सर से पढ़े हैं लास्ट ईयर, ठीक है, 1.0 में जो बच्चे थे, 2.0 वाले मुझसे पढ़े हैं, तो अच्छा मैं था अमरजीत पास, तुम ही थे क्या, ब्यूटीफुल वाले, आई एम सो सॉरी। चलो ठीक है, जो भी है कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। और मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जितना मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ ये आपके बोर्ड्स में भी सफिशियंट है, और नीट के लिए तो बेटा ये बहुत अच्छा लेवल है, ठीक है। दूसरी चीज, सौम्या इज ब्लेजर ड्यूएक्सी, ओके सौम्या डन, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। दूसरा बेटा जो 1.0 वाले लास्ट ईयर के हमारे बच्चे थे, 360 आर्मी जो आप लोग लिखते हैं, मुझे 360 आर्मी से कोई दिक्कत नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे नाहटा सर से, हम सब कलीग्स हैं, ठीक है। आपके लिए हम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए जब हम मिलते हैं तो हम सब एक ही होते हैं, ठीक है, वी आर लाइक फैमिली। लेकिन मुझे दिक्कत है आप लोग यहाँ पर जो क्लास में डिस्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो जो भी नाहटा सर के स्टूडेंट्स रहे लास्ट ईयर 1.0 के, क्योंकि आज अपने 7 लेक्चर हो गए हैं, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कोई आपको दिक्कत तो नहीं हो रही है समझने में, चीजें क्लियर हो रही हैं। 500 वाला बता दो, ठीक है। एक बार एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हैं बेटा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है प्राथमिक लैंगिक अंग, जो कि मेल्स के केस में टेस्टिस और फीमेल्स के केस में क्या होते हैं, नहीं हो रही है ना, ओके नहीं हो रही है, ठीक है, सर से पढ़े थे आप, पर यहाँ दिक्कत नहीं हो रही है ना, बस यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये चीज मैं आज 7वें लेक्चर को खत्म करने के बाद इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि 7 लेक्चर बहुत होते हैं वाइब मैच करने के लिए, 7 लेक्चर बहुत होते हैं समझने के लिए कि हमें मैडम का पढ़ाया समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो, तो हमें पता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल्स और फीमेल्स के अंदर क्या क्या होता है, उन्हीं के अंदर बेटा युग्मक जनन होता है, ठीक है, उन्हीं के अंदर आपका युग्मक जनन होता है,
जो कि मेल्स के केस में शुक्राणु और मादक के केस में अंडाणु होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेल्स में, वृषण में अपरिपक्व जो जर्म कोशिकाएं होती हैं जिनको हम स्पर्मेटोगोनियम कह देते हैं। स्पर्मेटोगोनियम मतलब एक, गोनिया मतलब बहुत सारे। ठीक है, ये शुक्र जनन द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कह रहे हैं। ठीक है, जो कि किशोरावस्था से शुरू होती है। तो मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 1 में प्यूबर्टी क्या होती है, किशोरावस्था क्या होती है, किशोरावस्था के साथ क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं मेल्स। अभी मैंने खत्म नहीं किया वैष्णवी, अभी समझाऊंगी वो क्या डिफरेंसेस आते हैं किशोरावस्था के साथ मेल्स और फीमेल्स में, ये हमने बताया था। ठीक है, शुक्र जनन नलिकाएं जो होती हैं बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उनके अंदर की तरफ जो शुक्राणुजन कोशिकाएं होती हैं जो स्पर्मेटोगोनिया, ये समसूत्री विभाजन करती हैं और उसके द्वारा बेटा ये अपनी संख्या बढ़ाती हैं, संख्या में वृद्धि करती हैं। ठीक है, प्रत्येक शुक्राणुजन द्विगुणित होता है। ठीक है, उनमें 46 गुणसूत्र होते हैं। कुछ शुक्राणुजनों में, ठीक है, कुछ शुक्राणुजनों में समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इन्होंने क्या लिखा है कि सारे के सारे स्पर्मेटोगोनियाज में अर्धसूत्री विभाजन, मतलब सारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो रहा है, कुछ बार बार डिवाइड ही करती रहती है, कुछ वृद्धि अवस्था में एंटर करती हैं जिनको हम क्या बोल देते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। उनमें बेटा पहला अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, जिनको बेटा हम प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में होता है। ठीक है, आगे एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका पहला अर्धसूत्री विभाजन करने के बाद बेटा दो एक जैसे अगुणित यानी कि एन, ठीक है, क्या बनाते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं। ठीक है, जिसके चलते इनमें, क्योंकि मियोसिस 1 हो गया ना अर्धसूत्री विभाजन, तो गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाएगी, एन हो जाएगी। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं बेटा, इनमें सेकेंड मियोसिस होता है, मियोसिस 2 होता है, जिसके चलते 4 बराबर शुक्राणु प्रसु बनते हैं, बराबर स्पर्मेटिड्स बन गए। ठीक है, फिर बेटा इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए, आपको पता है शुक्राणु प्रसु में गुणसूत्र की संख्या n होगी ना, क्योंकि मियोसिस 2 में गए हैं और मियोसिस 2 समसूत्री विभाजन होता है, उसमें गुणसूत्र की संख्या सेम होती है। ठीक है, शुक्राणु प्रसु में बेटा रूपांतरण होता है। ठीक है, और फिर बेटा ये बनाते हैं आपके स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म, और इस प्रक्रिया को हम शुक्राणु जनन या स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, ओके अमरजीत। फिर शुक्राणु जनन के पश्चात बेटा शुक्राणु शीर्ष जो होते हैं वो सर्टोली कोशिकाओं में अंतःस्थापित हो जाते हैं, एम्ब्रेड हो जाते हैं, फिर बेटा जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणुजनक कोशिकाओं से रिलीज होते हैं उसको बेटा हम वीर्यसेचन या स्पर्मिएशन कहते हैं। मैंने आपको बोला था वीर्यसेचन वर्ड में एनसीईआरटी से उठा रही हूँ, एक्चुअल में इसको हम वीर्यसेचन नहीं कहते, वीर्यसेचन क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। स्पर्मिएशन इज द राइट वर्ड। ठीक है, स्पर्मिएशन बिल्कुल सही शब्द है। ठीक है, तो यहाँ तक एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, क्या ये वाला। ठीक है, एक स्पर्मेटोगोनिया से माइटोसिस के चलते बहुत सारे स्पर्मेटोगोनियाज बनेंगे। एक स्पर्मेटोगोनिया वृद्धि अवस्था में जाके एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। 500 वाला कंसेप्ट सुन लो, एक स्पर्मेटोगोनिया वृद्धि करके एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होगा, जिसके चलते एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होगा और हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड्स बनेंगे। हर एक स्पर्मेटिड से एक स्पर्म बनेगा। तो एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म्स बने बेटा, 4। ठीक है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बने, 4। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बने, 2। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? श्रुति क्लास में हूं, ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आप लोग थोड़ा सेल्फ भी रिवाइज करो, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये आपको मैंने बता ही दिया। शुक्र जनन प्रक्रिया ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक शुक्राणु की संरचना की अगर हम जांच करें तो बेटा इसमें एक बहुत छोटा होता है शुक्राणु। आपकी बॉडी का सबसे छोटा सेल है स्पर्म, सबसे छोटा सेल। ठीक है, जिसमें एक शीर्ष होता है, नेक, मिडिल पीस और एक पूंछ होती है। ठीक है, एक प्लाज्मा झिल्ली बेटा। अच्छा मैं एक चीज यहाँ पे बताना भूल गई, आउट ऑफ एनसीईआरटी है लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर ना साइटोप्लाज्म जमा हो जाता है,
ठीक है, साइटोप्लाज्म यहाँ किनारे पे जमा हो जाता है और इसको हम मैंचेट बोलते हैं। दिस इज आउट ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है, आउट ऑफ एनसीईआरटी। जो साइटोप्लाज्म होता है ना, सेल है तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा, तो किनारे पे साइटोप्लाज्म पूरा इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि बीच में तो माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज रहते हैं, तो साइटोप्लाज्म किनारे पे इकट्ठा हो जाता है, उस इकट्ठे हुए किनारे पे साइटोप्लाज्म को हम मैंचेट बोलते हैं। बाकी कोशिका है तो कोशिका की झिल्ली होगी तो प्लाज्मा झिल्ली इसमें होगी, ठीक है, आउट ऑफ एनसीईआरटी बस बता दिया। तो एक प्लाज्मा झिल्ली शुक्राणु की पूरी काय को ढके रहता है या कवर्ड करता है। शुक्राणु के शीर्ष में बेटा एक इलोंगेटेड अगुणित केंद्रक होता है जो कि हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड मतलब कि ये एन होता है, ठीक है। इसका बेटा जो अग्रभाग होता है वो एक टोपीनुमा संरचना से ढका रहता है जिसको हम अग्रपिंडक या एक्रोसोम कहते हैं। इसके अंदर बेटा वो सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि अंडाणु को निषेचन करने में मदद करते हैं, जो मैं आपको निषेचन में पढ़ाऊंगी, ठीक है। फिर मध्य खंड में बेटा कई सारे से माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, ठीक है, जो पूंछ को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से बेटा शुक्राणु जो है वो निषेचन करने के लिए जितनी भी उनको स्पीड चाहिए वो कर पाते हैं, ठीक है। ये लिख लो, ये मैंने लिखाया नहीं है, ये मैं आगे लिखाऊंगी पर पढ़ लो। मैंने आपको बताया था हर एक स्खलन के दौरान 20 से 30 करोड़, आई डोंट नो ये कितना सही है, पर आप इसको 200 से 300 मिलियन लिख लो ब्रैकेट में, ठीक है, स्पर्म्स ब्रैकेट में आप ये लिख लो। हर एक इजैकुलेशन के टाइम पर लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स बाहर निकलते हैं, ठीक है, और निषेचन करने के लिए इनमें से लगभग 60% ऐसे होने चाहिए जिनका नॉर्मल शेप और साइज हो, और इनमें से कम ये जो कि तीव्र गति प्रदर्शित करते हो, ठीक है। ये मैं आगे आपको निषेचन में पढ़ाऊंगी, ठीक है, अभी मैंने ये नहीं पढ़ाया है, ये मैं निषेचन में पढ़ाऊंगी जब मैं आगे पढ़ाऊंगी। अभी हम इसको सिर्फ एनसीईआरटी से रीड कर ले रहे हैं, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये बेटा मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, शुक्राणु की हमने ये देख ली है, ठीक है। आगे एनसीईआरटी लिखती है कि शुक्रजनक नलिकाओं से बेटा ये बाहर निकलते हैं और सहायक नलिकाओं में जाते हैं, और इसी बेटा मैंने आपको बताया था प्रक्रिया को, जो शुक्रजनक नलिकाओं से, दोनों सही है, दोनों सेम है, ठीक है, फिर भी ब्रैकेट में लिख लो शुक्रजनक नलिकाओं से जब ये बाहर निकलते, क्योंकि नीट में बेटा कभी भी एक क्वेश्चन आया तो 200 से 300 मिलियन के नाम पे आया, 20 से 30 करोड़ कभी नहीं आया, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया शुक्रजनक नलिकाओं से जब शुक्राणु बाहर निकलते हैं, इसी चीज को हम स्पर्मिएशन कहते हैं या वीरसेचन कह देंगे, ठीक है ना, एज पर एनसीईआरटी। शुक्राणुओं की परिपक्वता, उनका मैच्योरेशन और उनकी गतिशीलता के लिए बेटा अधिवृषण शुक्रवाक, जो भी सहायक नलिकाएं और ग्रंथियां हैं बेटा, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, शुक्राणुओं के साथ शुक्राणु प्लाज्मा मिलकर के वीर्य बनाते हैं, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। फिर बेटा पुरुष की सहायक नलिकाएं जो हैं वो और ग्रंथियां जो होती हैं ये इस पूरे प्रोसेस में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो जो भी सहायक नलिकाएं और ग्रंथियां हैं उनको कौन कंट्रोल कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन, और ये टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजेंस जो नर जनन हार्मोन है, और यही नलिकाएं और ग्रंथियां जो शुक्राणु बने हैं उनको स्टोर करते हैं, उनको मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। याद करिए मैंने आपको द्वितीयक जननांग के यही तो काम बताए थे। प्राथमिक जननांग क्या है बेटा, जो जनन, जो शुक्राणु या जो भी आपके युग्मक हैं वो बना रहा है, जनन संबंधी हार्मोन बना रहा है। द्वितीयक जननांग क्या है बेटा, जो भी युग्मक बने उनको स्टोर करने का काम कर रहे हैं, उनको मैच्योर कर रहे हैं और उनको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक्रोसोम क्या होता है आयुष, एक्रोसोम आपका कोशिकांग है, ठीक है। लाइसोसोम आप लोगों ने पढ़ा होगा, आया नहीं, पढ़ा है आपने लाइसोसोम, एनसीईआरटी मेरे साथ हाईलाइट कर लो या बाद में अपने आप जब पढ़ो तब अलग से हाईलाइट करो। आयुष आप लोगों ने सेल पढ़ा है ना लास्ट ईयर में, कोशिका। सेल में बेटा एक लाइसोसोम नाम का एक कोशिकांग होता है। लाइसोसोम के अंदर वो सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि पाचन में हेल्प करते हैं। लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग्स भी कहते हैं, कुछ याद आ रहा है। नेबनकन क्या होता है आरबी, जो इतने सारे माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज है उसी अरेंजमेंट को हम नेबनकन कहते हैं, ठीक है। अभी तो बताया चारू 500 वाला कंसेप्ट, अगर एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म्स बने तो 500 से 2000 बन जाएंगे, 1000 से 4000 बन जाएंगे, 2000 से 8000 बन जाएंगे। ये तो गणित वाला खेल है बेटा, हाँ
सुसाइड बैग्स, आत्महत्या की थाली, जो भी है, ठीक है। तो जो आपके बेटा एक्रोसोम्स होते हैं वो लाइसोसोम के ही मॉडिफिकेशन से बनते हैं, ठीक है, क्लियर है। हाँ, जो आपके लाइसोसोम होते हैं वो गोल्जी बॉडीज से बनते हैं, ठीक है। चलो, तो दिस इज इट। ये भी मैं आपको कल जब अपना ऊजेनेसिस हो जाएगा तब बताऊंगी। ये पहला क्वेश्चन नीट में आ चुका क्वेश्चन है, आंसर कर दीजिए मुझे जल्दी से। पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस में क्या अंतर होता है? क्या सही है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, कौन सा ऑप्शन सही है स्पर्मियोजेनेसिस के लिए? 1 मिनट का 60 सेकेंड, पोल स्टार्ट। आराम से पढ़ के आंसर करिए। स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस दोनों में क्या अंतर है? जी, क्या कर रहे हो तुम लोग? सी, स्पर्म्स और स्पर्मेटोजोआ साथ ही एक ही चीज होती है। स्पर्म को ही स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ एक ही चीज है। स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ एक ही चीज है, ठीक है ना। क्वेश्चन, तो इनमें से क्या सही है? स्पर्मेटोजेनेसिस और क्या सही है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है बेटा? आपका स्पर्म्स बनना, ठीक है। और स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है बेटा? शुक्राणु प्रसूति, यानी कि स्पर्मेटिड से स्पर्म्स बनना। स्पर्मेटिड यानी कि शुक्राणु प्रसूति से शुक्राणु बनना, ठीक है ना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? स्पर्मेटोजोआ बनाने की विधि। स्पर्मेटोजोआ इज स्पर्म बनने की विधि, ठीक है। और स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? एक स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोन बनने की या विभेदन की विधि, सही है। यह एक अगुणित रचना को दूसरी अगुणित, अगुणित नहीं होता है ना, स्पर्मेटोजोआ अगुणित होता है क्या? नहीं, ठीक है। अच्छा, गलत विकल्प चुनना है, ओके, हाँ, तो सही चल रहे हैं ना अपन। तो यह एक अगुणित रचना को दूसरी अगुणित रचना में बदलता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में अगुणित से अगुणित नहीं बनता ना। स्पर्मेटोजेनेसिस में आपका जो स्पर्मेटोजोआ होता है, ठीक है, स्पर्मेटो जो आपका स्पर्मेटोगोनिया होता है वो 2n होता है, और जो स्पर्म बन रहा है बेटा वो आपका n होता है, तो 2n से n बन रहा है ना। चलिए, यहाँ पर द्विगुणित रचना का अगुणित रचना में परिवर्तन होता है। तो स्पर्मियोजेनेसिस में ये भी n है, ये भी n है, तो द्विगुणित से अगुणित नहीं बनता, ये गलत हो गया, ठीक है। आगे वृद्धि और विभाजन होता है, तो यहाँ पर वृद्धि भी होती है, विभाजन भी होता है पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस में, ठीक है। यहाँ पर विभाजन और वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर केवल और केवल विभेदन होता है, मैचुरेशन होता है, ठीक है, या हम बोलेंगे कायांतरण होता है, मॉडिफिकेशन होता है। हाँ, तो गलत बताना है, देख रहे हैं ना। एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, बिल्कुल सही है। एक स्पर्मेटिड से एक स्पर्मेटोजोन बनता है, बिल्कुल सही है। तो गलत विकल्प चुनिए। गलत क्या है इनमें से बेटा? गलत हो गया आपका बी, बाकी तो सारे ही सही हो गए ना। चलो, आंसर हो गया आपका बी। लेट्स चेक। मुझे पता है आधे से ज्यादा बच्चों ने आंसर्स को क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया था। नेक्स्ट, मात्र 23%। अभी एक साथ देखेंगे बेटा ओवरऑल लीडर बोर्ड। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, 45 सेकंड दूंगी इसके लिए मैं आपको। सीक्वेंस बताना है स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस में। ओहो ओहो ओहो, रुको 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 रुको, सही क्रम बताना है। इन्होंने क्वेश्चन गलत किया है। सही क्रम क्या है बेटा इसमें से? हाँ, ये क्वेश्चन गलत है यार, क्या किया है? क्वेश्चन गलत है ये, सही क्रम बताना है आपको बस। स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान होने वाला सही क्रम बताना है आपको। हाँ, किसके बाद क्या बनता है?
विदलन क्या होता है? विदलन बताऊंगी ना बेटा। महक, निषेचन के बाद बताऊंगी। लेक्चर नंबर 1 में बताया है, वहां समझ में आ गया तो ठीक है, या तो आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है। और अब मैं आपको आगे बताऊंगी जब मैं निषेचन पढ़ाऊंगी उसके बाद। कंफ्यूजन अभी इसलिए हो रहा है क्योंकि नए नए हैं, चीजें बार बार पढ़िए। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ क्लास के बाद रिवीजन करो रिवीजन करो रिवीजन करो। डीपीपीस कम आ रही है, रिवीजन ज्यादा करो। समझ ही नहीं आ रहा है। चलिए, तो सही क्रम क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, फिर स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी सेकेंडरी, फिर स्पर्मेटिड्स, फिर स्पर्म। यही सही हो गया। लो, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोसाइट नहीं बनते हैं, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोगोनिया। क्या है ये? स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटोगोनिया, ये नहीं बनता है। तो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, उनसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, आपके स्पर्मेटिड्स, देन स्पर्म्स। यस, आंसर हो जाएगा आपका ए। लेट्स चेक। हाँ जी, चलिए 66% बच्चों ने सही बताया है। ओवरऑल लीडर बोर्ड देख लेते हैं हम, जिसने 6 में से 6 सही किए हैं। तो 6 में से 6 वाले कौन है यार? ये ऐसे क्यों हो जाता है? बताओ, तीसरे बच्चे का। अच्छा, यहाँ है ना? नहीं है। अनिरुद्ध, ठीक है, रोकी, गौतम, एंड तीसरा यार ये फेलियर क्यों लिखा है अपने नाम के आगे? प्लीज पास लिखो, फेलियर नहीं है मेरे बच्चे। चौथे पे आते हैं सुनिधि चौहान, सोमेश धाकड़, हर्षित गुर्जर, सलोनी दयाल, अखिलेश एंड राजा कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, ये 10th हला हला। चलिए, सो दिस इज इट आज का अपना। क्लियर है सबको जो भी हमने आज पढ़ा? आपको अभी मैं फिर बोलूंगी, रिवीजन करिए। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 7 तक बार बार सुनिए, बार बार पढ़िए, है ना? और इसके अलावा बेटा एनसीईआरटी पढ़िए। डीपीपी भी मिलेंगी आपको, पर ये अभी ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन ही नहीं पढ़ोगे तो बेटा डीपीपी लेके क्या कर लोगे, ये बता दो। सॉरी, कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो डीपीपी लेके क्या कर लोगे? तो अभी आप लोग प्लीज, एक्सेल फिलामेंट की हिंदी मुझे नहीं पता बेटा, एनसीईआरटी में ये वर्ड नहीं दिया हुआ है। मुझे हिंदी केवल उतनी पता है जितनी एनसीईआरटी में दी गई है। मैं हिंदी माध्यम से नहीं हूँ, आई एम सो सॉरी। तो मैंने हिंदी केवल उतनी सीखी है जो मेरे बच्चों ने सिखा दी है, या वो जो एनसीईआरटी में दी गई है, बस। ठीक है, बाकी बेटा अब हम जो भी देखेंगे वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास हमारी कब होगी पता नहीं, डाउट का यहाँ पे सब गायब ही हो गया, मैं कहाँ से देखूँ। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, लक्ष्य ह्यूमन रिप्रोडक्शन 7 नोट्स सेव कर दूँ ना, आपको क्लास के बाद देने होंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब भी नेक्स्ट क्लास लगेगी बेटा आपको बता दिया जाएगा उससे पहले। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।